इंटर कॉलेज में पढ़ाने वाले एक लेक्चरर की दो बेटियां पैदा हो जाती हैं, लेकिन कोई बेटा नहीं था। इस बात को लेकर कोई लोग टोकते थे, कहते थे कि बेटा भी होना चाहिए और वंश चलाने के लिए बेटा बहुत ज़रूरी है। वो बेटा की बात आती थी तो मायूस हो जाया करते थे, क्योंकि बेटा हो नहीं रहा था, इसलिए वो परेशान हो जाते हैं। आखिरकार जेठानी एक दिन अपना बड़ा दिल करती है और बड़ा दिल करते हुए कहती है कि अगर तुम्हें कोई ऐतराज़ ना हो तो तुम मेरा एक बेटा गोद ले लो, तुम उसे अपने बच्चे की तरह पालो पोसो, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, जैसे चाहे तुम उसको वैसे ही रखो। लेकिन देवरानी साफ इनकार कर देती है, कहती है कि मैं अपनी बेटियों के सहारे ही पूरी ज़िंदगी गुजार लूँगी, लेकिन मैं किसी का बेटा अपने साथ नहीं रखूँगी। आखिरकार वक्त बीत जाता है और वक्त बीतने के बाद फिर दो कत्ल होते हैं। कत्ल इतने भयानक रूप में कि जहाँ जहाँ तक इन कत्ल की गूंज गई थी वहाँ तक लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। आखिरकार कातिल पकड़े जाते हैं और कातिल पकड़ने जाने के बाद फिर वो जेल जाते हैं। मामला अदालत तक पहुंचता है और अदालत में जब मामले की जज साहब सुनवाई कर रहे थे तब उन्होंने पूरे किस्से, पूरी कहानी, पूरे इस मर्डर की पूरी रूपरेखा को सुना, समझा। वो कहते हैं कि इन कातिलों को तब तक फांसी के फंदे पर लटका के रखा जाए जब तक क्या इनके प्राण न निकल जाएं। जब ये जज साहब की प्रतिक्रिया अखबारों के माध्यम से लोगों तक पहुंचती है तो लोगों ने ये जानने की कोशिश की कि आखिरकार जज साहब ने ऐसा क्यों कहा, आखिरकार उन्होंने ऐसा क्या कर दिया था जिससे जज साहब को भी ये कहने के लिए मजबूर होना पड़ा। आज की कहानी सुनने के बाद आप लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इंसान अपने निजी स्वार्थों के चलते आखिरकार किस हद तक गिर जाता है, किस हद तक चला जाता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के जिला हाथरस की। जिला हाथरस की सदर कोतवाली क्षेत्र के आगरा रोड पर एक कॉलोनी है जिसका नाम है आशीर्वाद धाम कॉलोनी। बात कर रहा हूं 22-23 जनवरी 2025 की रात लगभग 1:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। एक महिला जो अपने घर के आंगन में आराम से सो रही थी, सोते सोते वो सपना देख रही है कि कोई उस पर जानलेवा हमला कर रहा है। हालांकि उसने इधर उधर बचने की जैसी कोशिश की, लेकिन अचानक से उसकी जब आंख खुलती है तो उसके सामने दो व्यक्ति खड़े हुए हैं जिनके हाथों में सचमुच धारदार हथियार होते हैं। इससे पहले कि वो महिला बचने की कोशिश करती, कुछ चीखती चिल्लाती, तब तक उसके गले पर एक के बाद एक कई वार कर दी जाते हैं। लेकिन फिर भी उस महिला ने हिम्मत नहीं हारी और वो जोर जोर से चीखने लगती है। चीखते चीखते सबसे पहले कहती है कि राम बचाओ, राम बचाओ। जैसे ही राम को आवाज लगाई जाती है, राम क्योंकि उनके ही घर की छत पर किराए पर रहता है, राम ने जोर जोर से चीखना चिल्लाना शुरू किया कि मैं आता हूं, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे ही राम ने कहा कि मैं आता हूं, तुम बिल्कुल परेशान मत हो, यह आवाज बाहर तक पहुंच जाती है। बाहर एक योगी मासाब के नाम से मशहूर, वो भी सुन रहे थे आवाजें। उसके बाद जोर जोर से योगी मासाब भी चिल्लाते हैं, चीखते हैं, कहते हैं कि परेशान होने की जरूरत नहीं है गोरी भाभी, मैं अभी आता हूं, अभी आ रहा हूं। अब इन दोनों की आवाज़, चाहे राम की आवाज़ हो या फिर योगी की आवाज़ हो, इनकी आवाज़ सुनने के बाद जो आसपास की कॉलोनी के जितने भी लोग थे, महज 1 मिनट के अंतराल में सब के सब जाग जाते हैं। और जब जोर जोर से लोगों ने चीखना चिल्लाना शुरू किया है तो जो कातिल थे, जिनके हाथों में धारदार हथियार थे, आखिरकार उन्हें लगता है कि अगर हम यहाँ पर रुक गए या फिर हम लोगों को पकड़ लिया तो तब तक हम मारे जा सकते हैं, इसलिए यहाँ से भागने में ही भलाई है। दोनों अपने हथियारों के साथ जो भी मौके पे मिलता है समेटते हैं और समेटने के बाद यहाँ से भाग जाते हैं और वो तब तक भागते रहते हैं जब तक क्या कोई उन्हें पकड़ न ले। आखिरकार घर की दहलीज के अंदर कुछ लोग अंदर आते हैं और जो छत पर काम रहने वाला किराएदार राम होता है वो भी उतर के नीचे आता है। उसने जो अपनी आंखों से जो मंजर देखा, उस मंजर को देखने के बाद उसकी भी ज़ोर ज़ोर से चीखें निकल आती हैं। दरअसल जो उसकी भाभी, जो कि अभी कुछ देर पहले चीख रही थी, चिल्ला रही थी, उनकी धारदार हथियार से उनको गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था। कमरे के अंदर जब जाकर देखते हैं तो जो इस घर का मालिक है वो भी गंभीर हालत में ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था। और दो बेटियाँ हैं, दोनों बेटियों, ऐसा लग रहा था जैसे उनकी सांसें थम चुकी हैं। ऐसे कुछ देर पहले, अभी चीखों से कुछ देर पहले की बात थी, जैसे लग रहा था जैसे क्या उनके साथ खून की होलियाँ खेली गई हैं। तभी योगी मां साहब ने तुरंत ही 112 नंबर पर कॉल किया। 112 नंबर पर कॉल करने के बाद कहा कि आप अपने ही सदर कोतवाली क्षेत्र के आगरा रोड पर कॉलोनी है आशीर्वाद धाम कॉलोनी, आप जितनी जल्दी हो सके वहां पर पहुंच जाइए। रात के लगभग 1:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। पुलिस 5 मिनट में वहां पहुंच जाती है। बड़े बड़े अधिकारी मौके पर आते हैं और मौके पर आने के बाद देखा 2 लड़कियां हैं, दोनों मर चुकी हैं और जो घर का मालिक है गंभीर रूप से घायल हो चुका है। जो मालकिन है वो भी गंभीर रूप से घायल हो चुकी है। जो घायल थे उन्हें उपचार के लिए हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। महिला का नाम होता है वीरांगना उर्फ गौरी और पति का नाम होता है छोटेलाल गौतम, जो कि जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे। इनकी 2 बेटियां, एक बेटी 12 साल की नाम सृष्टि होता है, साथ ही एक बेटी 8 साल की जिसका नाम विधि होता है। दोनों ही खून से लथपथ थीं। डॉक्टरों ने जैसे ही चेकअप करने की कोशिश की वो दम तोड़ चुकी थीं, यानी कि वो मर चुकी थीं। आखिरकार पति पत्नी को हॉस्पिटल लेके जाते हैं और हॉस्पिटल जाने के बाद
जब उनका इलाज शुरू होता है तो पूछा जाता है, क्योंकि पति तो बोलने की स्थिति में था ही नहीं, वो लगभग 1.5 साल पहले से ही एकदम शांत हो गया था, खामोश हो गया था। अब उसकी खामोशी कुछ जवाब देने को तैयार नहीं थी, हालांकि उसको मरा हुआ समझकर ही उन्होंने छोड़ दिया था। आखिरकार महिला को होश आता है और होश आने के बाद बस उसके मुंह से सबसे पहला नाम निकल के आता है विकास। वो कहती है विकास घर आया था, पति का चचेरा खानदानी भतीजा है, अपने एक दोस्त के साथ, जिसका नाम लल्लू पाल है, उसके साथ आया था, रात आए थे। आखिरकार कहानी शुरू होते है उत्तर प्रदेश के जिला फतेहपुर का एक थाना लगता है जहानाबाद, इसी जहानाबाद थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है किशनपुर कापिल। दरअसल यहाँ का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम होता है छोटेलाल गौतम। छोटेलाल गौतम जब गांव में रहता था, घर का काम भी करता था, सारे काम करने के बावजूद भी वो पढ़ाई से उसका इतना दिल लगा हुआ था कि बिना पढ़ाई के वो रह नहीं पाता था। पढ़ने में शुरू से ही होशियार, उसने एक फैसला कर लिया था कि वो बड़े होकर या तो प्रोफेसर बनेगा या फिर किसी इंटर कॉलेज में टीचर बनेगा। आखिरकार उसकी मन की मुराद पूरी हो जाती है। साल 2003 की ये बात है, ज्योग्राफी में उसका सिलेक्शन हो जाता है और वो एक इंटर कॉलेज में प्रवक्ता बन जाता है। उत्तर प्रदेश के जिला हाथरस का चंदप्पा एक जगह लगती है, उसके गांव लगता है मीतई। मीतई गांव का जवाहर स्मारक इंटर कॉलेज में भूगोल के प्रवक्ता जब बन जाते हैं, अब जिंदगी यहां से पटरी पर आ जाती है। एक लड़की जिसका नाम होता है वीरांगना उर्फ गौरी, उससे शादी हो जाती है और वक्त जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे खुशियां भी बढ़ रही थीं। 2 बेटियां पैदा हो जाती हैं, एक का नाम सृष्टि रखा जाता है और दूसरे का नाम विधि रखा जाता है। बेटियों को मन से पढ़ा रहे थे, लेकिन एक बात, एक तकलीफ थी जो हमेशा लोग देते रहते थे, याद दिलाते रहते थे। कहते थे कि बेटियां तो हो गई हैं, बेटा भी पैदा कर लो। लेकिन ये सब कुदरत के हाथ में होता है, ये किसी इंसान के हाथ में होता तो वो कुछ भी कर सकता था। लेकिन जो बेटियां थीं, उन्होंने कहा कि इन दोनों बेटियों से ही सब्र करेंगे, अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आखिरकार वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है और ये इन्होंने अपने कुछ प्लॉट लेना शुरू कर दिया। गांव की ज़मीन भी थी और पहले शुरुआत में तो ये किराए के मकानों में रहते थे, लेकिन जब साल 2020 आता है तो आशीर्वाद धाम कॉलोनी में अपना खुद का घर बनाते हैं, एक गाड़ी लेते हैं और कानपुर के अंदर 2 प्लॉट खरीदते हैं। साथ ही हाथरस में घर इनका बन ही चुका था। जिंदगी बेहतरीन चल रही थी, पटरी पर दौड़ रही थी और हर तरह की खुशियां घर में मौजूद थीं। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा आता है कि इनके 22 फरवरी 2024 की बात है, अचानक ही जो शिक्षक होता है छोटेलाल गौतम, उन्हें ब्रेन हेमरेज हो जाता है और ब्रेन हेमरेज होते ही उनका शरीर के हिस्सा काम करना बंद कर देता है। आखिरकार वो लकवा मार जाते हैं और घर में ही पड़े रहते हैं। लेकिन यहाँ से उनकी ज़िंदगी के दुर्दिन भी शुरू हो जाते हैं। ऐसे दुर्दिन शुरू होते हैं कि गाड़ी भी उस पर ऋण पर थी, यानी कि उस पर किश्त जाया करती थी। साथ ही जो घर था, उस घर पर भी लोन था, उसकी भी किश्त जाया करती थी। लेकिन जैसे ही ये ब्रेन हेमरेज हो जाता है तो उनको शिक्षा विभाग ने तनख्वाह देना, वेतन देना बंद कर दिया। और जैसे वेतन देना बंद कर देता है, एक तरफ तो उनकी स्थिति वैसे पहले से ख़राब थी, दूसरी तरफ उन्हें बीमारी हो जाती है तो उसके इलाज के लिए पैसे की ज़रूरत थी। धीरे धीरे करके 2 प्लॉट होते हैं जो कि कानपुर में थे, दोनों ही बिक जाते हैं। और जैसे ही वो बिक जाते हैं, घर का खर्च चल रहा था, उन्हें ज़िंदगी पे लाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन उनकी तबीयत लगातार बिगड़ रही थी, सही नहीं थी। ऐसी स्थिति में जो बड़ा भाई इनका होता है, जिसका नाम बाबूराम होता है, उसके बेटा होता है सोनेलाल। सोनेलाल लगभग 2.5 साल पहले इस घटनाक्रम से वो दुबई चला जाता है, वहीं रहकर नौकरी कर रहा था। साथ ही दूसरा एक और बेटा होता है जो गांव में रहकर इस तरह से अपने माता पिता के साथ काम धंधा किया करता था, खेती या कह सकते हैं कि मेहनत मजदूरी कर रहा था। उसका कुछ ऐसा बड़ा हिसाब किताब नहीं था। इसी बीच में जो जेठानी होती है अपनी देवरानी से कहती है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम चाहो तो मेरे बेटे को गोद ले सकती हो, उसे अपना बेटे की तरह रखो, पालो पोसो, सब कुछ ठीक रहेगा। ये जब साफ इनकार कर देते हैं, तभी इस घर में ऐसी प्लानिंग शुरू हो जाती हैं। खासकर जो दुबई में बैठा हुआ सगा भतीजा होता है, इसका नाम सोनेलाल होता है, वहीं से बैठा बैठा प्लानिंग करता है, क्यों ना अगर इन चारों को ही मार दिया जाए, यानी कि चाचा चाची साथ ही 2 बहनें होती हैं, इनको ही मार दिया जाए तो ये हमेशा हमेशा के लिए ज़िंदगी का किस्सा खत्म हो जाएगा। इनकी जो प्लॉट हैं, इनकी जो घर हैं, उनकी जो ज़मीन है, सब कुछ अपनी हो जाएंगी। और इसके लिए उसने प्लान तैयार कर लिया और तैयार करने के बाद गाँव का ही रहने वाला एक लड़का होता है विकास, और उसका एक दोस्त होता है जिसका नाम होता है लल्लू पाल। इन दोनों को तैयार करता है, कहता है कि मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दूंगा और 2 लाख रुपए अगर तुम लोगे तो उसके बदले में तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। काम यह है चाचा चाची को और जो मेरी बहनें हैं उनका कत्ल करना है, उनको मारना है। अब इसके लिए तारीख तय कर दी जाती है। वो बीच बीच में जाते थे और जाने के बाद अपने रैकी वगैरह करते थे। वो पूरा जो इतिहास था, जो वहाँ का भौगोलिक दृश्य था, वो सब कुछ समझ चुके थे। अब विकास ने प्लान बनाया। 23 जनवरी 2025 की ये रात की बात है। आखिरकार वो हाथरस पहुंचते हैं। हाथरस जंक्शन से सिटी स्टेशन से कॉलोनी में पहुंचते हैं और उन्होंने शराब पी हुई थी। हालांकि वो पहले भी आया हुआ था विकास, इसलिए घर वालों को कोई एतराज़ नहीं था। 9:10 पर घर में एंट्री करता है और एंट्री करने के बाद खाना वाना खाता है। खाना खाने के बाद आराम से अपने चाचा के पास में जाकर सो जाता है। लेकिन रात के जैसे 12:30 बजे के आसपास का वक्त हो चला था, जो उसकी चाची होती है वो अपनी दोनों बेटियों के साथ घर के ही आंगन में आराम से सो रहे थे। सब कुछ बिल्कुल सन्नाटा था और आंख जैसे ही खुलती है उसके बाद सबसे पहले वो अपने चाचा पर वार करता है। एक के बाद एक कई वार करता है ताकि उसे लग रहा था कि चाचा मर चुका है। इसी बीच में वो अंदर कमरे से बाहर निकलते हैं अपने दोस्त के साथ
एक दोस्त जो होता है उसने, लल्लू पाल ने, बड़ी वाली बेटी जिसकी 12 साल की उम्र होती है, नाम सृष्टि होता है, दूसरे ने विकास, जो विधि होती है उसको पकड़ते हैं और दोनों एक साथ, एक टाइमिंग इतनी सटीक होती है कि एक ही बार में दोनों की गर्दनों को इस तरह से काटा जाता है जिससे कि वो उनकी हाथों हाथ मौके पर ही मौत हो जाती है। चीखने चिल्लाने का उनको अवसर भी नहीं मिल पाता है और दोनों बहनें मौके पर ही मारी जाती हैं। अब नंबर चाची का आता है। चाची आराम से सो रही थी। चाची ऐसा लग रहा था जैसे ख्वाब में देख रही है कि कोई उसको मारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो ख्वाब नहीं था बल्कि वो हकीकत था। और हकीकत भी कुछ ऐसा ही था। जब विकास ने धारदार हथियार से अपनी चाची पर वार करने की जो कोशिश कर रहा था, इसी बीच में चाची की आंखें खुल जाती हैं और जैसे ही चाची की आंख खुलती हैं वो देखते क्या है कि उसके सामने उसका पति का जो भतीजा है और उसका जो दोस्त, दोनों ही मारने की कोशिश कर रहे थे। मारे भी जाते हैं, लेकिन तब तक चाची ने अपने आप को संभाला और किसी तरकीब से बचने की कोशिश की, लेकिन तब तक वो गंभीर रूप से घायल हो चुकी थी। आखिरकार आसपास के लोग आते हैं और जब तक आसपास के लोग आए थे यहाँ से भाग चुके थे। पुलिस ने इन दोनों को एनकाउंटर के बाद आखिरकार गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करने के बाद इनको जेल भेज दिया गया था। 25 मार्च 2025 को न्यायालय ने इस पूरे मामले को संज्ञान लिया और 29 मार्च 2025 को इस मामले में चार्जशीट दाखिल हुई। इसके बाद कोर्ट में जब तारीख पड़ती हैं तो उसके बाद जिरह होती है, सबूत दिए जाते हैं। अदालत इस मामले की पूरी सुनवाई करने के बाद 26 मई 2025 को जो आरोपी होते हैं उनको आरोप सिद्ध हो जाता है, तय हो जाता है और 28 मई 2025 को आखिरकार इन दोनों को विशेष न्यायाधीश SC ST कोर्ट राम प्रताप सिंह, जो जज साहब होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, वो कहते हैं कि विकास और लल्लू पाल को फांसी के फंदे पर तब तक लटका के रखा जाए जब तक इन दोनों के प्राण ना निकल जाएं, क्योंकि उन दोनों बच्चियों का कोई कसूर नहीं था जिन बच्चियों को इन्होंने बुरी तरह से बेरहमी से उनकी दर्दनाक मौत दी है। साथ ही जो इसके चाचा थे वो पहले से ही बीमार चल रहे थे, उनका शरीर बिल्कुल काम नहीं कर रहा था और इन्होंने उनको भी मरणासन हालत में डाल दिया। साथ ही अपनी चाची को भी उन्होंने बहुत बुरी तरह से गंभीर रूप से घायल कर दिया था। हालांकि इन दोनों को तो फांसी की सज़ा सुना दी गई, आर्थिक जो दंड था वो भी दे दिया गया, लेकिन जिसने पूरे कत्ल की रूपरेखा रखी थी, जो कि दुबई में रह रहा था, सोनेलाल, आखिरकार पुलिस उसको अभी तक भी गिरफ्तार नहीं कर पाई। जब हम इस कहानी को सुना रहे थे तब तक भी वो दुबई में ही था। हालांकि यहाँ से इंडिया से तमाम कोशिशें की जा रही हैं ताकि प्रत्यार्पण करके उसको वापस इंडिया लाया जाए और उसको भी सज़ा सुनाई जाए। हालांकि उसको क्या सज़ा हो सकती है, क्योंकि इस तरह के मामले साजिशकर्ता को जो भी सज़ा होगी सो होगी, लेकिन उसको लाने में भी अभी दिक्कत परेशानी हो रही है। अभी तक लगभग इस घटनाक्रम को 4 महीने से ज़्यादा का समय बीतने को है, लेकिन वो अभी तक नहीं आया। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। जिस तरह से ज़मीन के लालच को लेकर, खासकर 10 बीघा ज़मीन को लेकर, जो गांव की थी, क्योंकि प्लॉट तो बिक चुके थे और जो घर होता है उस घर पर कर्जा चल रहा था और कार पर कर्जा चल रहा था। चाचा की हालत इतनी ख़राब थी कि फरवरी 2024 से उनको सैलरी मिल ही नहीं रही थी, क्योंकि वो स्कूल नहीं जा रहे थे और स्कूल जाते तो शायद उनको तनख्वाह, उनका वेतन मिलता। उनकी स्थिति पहले से ही ख़राब थी। 10 बीघा ज़मीन के लिए 2 कत्ल कर आखिरकार उन्होंने क्या साबित किया। और माँ ने भी शायद इसमें कहीं ना कहीं जो रोल था अपने बच्चों को समझाने का, वो समझाने से गई, लेकिन कहीं ना कहीं वो चाहती थी कि ज़मीन हमें मिले, इसलिए वो अपने बेटे को गोद देना चाहती थी। हालांकि पुलिस प्रशासन की जाँच का विषय है कि उसमें क्या है क्या नहीं, ये तो खैर वो भी बता सकते हैं, लेकिन जो भी होता है वो बहुत भयानक होता है।